नमस्कार। आज हम भारत के कानूनी इतिहास से एक बड़ा दिलचस्प मामला लेकर आए हैं जी। ये 1978 का एक केस है, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। कहानी तो एक मकान मालिक और किराएदार के झगड़े की है जोधपुर में, लेकिन ये सिविल मुकदमों की जो प्रक्रिया होती है ना, हाँ, सिविल प्रोसीजर, हाँ, उससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल उठाता है ये मामला। बिल्कुल। हमारा जो स्रोत है वो है AIR 1980 राजस्थान पेज 4 पर छापा फैसला। केस का नाम रामचंद्र बनाम महेंद्र सिंह। जी। अब सोचिए, सिचुएशन ये है कि आपने किसी पर केस किया, सामने वाले ने अपना जवाब मतलब अपना बचाव वो भी फाइल कर दिया, ठीक है। और फिर आपको लगता है अरे यार, मुझे अपने दावे में अपने केस में कुछ फेरबदल करना है, कुछ बदलना है। अच्छा, अमेंडमेंट करना है। हाँ, अमेंडमेंट। अब सवाल ये उठता है कि आपके ये बदलाव करने के बाद जो सामने वाला पक्ष है, जो डिफेंडेंट है, बस उसी का जवाब दे सकता है। हाँ, ये बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। ये सिर्फ नियमों की बात है या इसमें कुछ बड़ा सिद्धांत भी है कि भाई अदालती कार्रवाई निष्पक्ष कैसे रहे? नहीं, ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, ये बिल्कुल फेयरनेस निष्पक्षता के, आप कह सकती हैं, दिल से जुड़ा सवाल है। अच्छा। हम इसमें जस्टिस SK मल्लोढ़ा का फैसला देखेंगे। ये सिविल रिवीजन पिटिशन नंबर 92 और 93 थी, 1978 की। और ये फैसला इस बात पर रोशनी डालता है कि भाई मुकदमे के किस स्टेज पर कौन सी दलीलें, कौन से तर्क पेश किए जा सकते हैं, और इसका असर क्या पड़ता है फिर पूरे केस पर? बिल्कुल, और इसका असर पूरे मुकदमे की दिशा पर कैसे पड़ता है। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है कि किसी के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 18 मई 1976। जी। वादी यानी मकान मालिक, उन्होंने जोधपुर की मुंसिफ शहर कोर्ट में केस फाइल किया प्रतिवादी यानी किराएदार के खिलाफ। मांग क्या थी? एक तो बकाया किराया और दूसरा दुकान खाली करवाने की। कारण बताया कि 36 महीने से किराया नहीं दिया। अच्छा, 36 महीने, काफी लंबा समय। हाँ, और दावे में लिखा था कि किराएदार ने पौष सुदी पूनम संवत 2024 तक का ही किराया दिया था। संवत 2024 मतलब ये तो 1967 के आसपास की बात हो गई। हाँ, मतलब काफी पुराना बकाया बताया गया था। जी। और वादी ने वो राजस्थान प्रेमाइसेस एक्ट 1950 उसके तहत भी राहत मांगी थी। अच्छा, वो जो किराया और बेदखली वाला कानून है। हाँ बिल्कुल, वही जो मकान मालिक किराएदार के राइट्स तय करता है राजस्थान में। ठीक है। इसके जवाब में किराएदार ने, प्रतिवादी ने 7 अक्टूबर 1976 को अपना रिटन स्टेटमेंट मतलब अपना बचाव या जवाब फाइल किया और केस का विरोध किया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मामले के मुख्य बिंदु, जिन्हें इश्यूज कहते हैं, वो तय किए ताकि सबूत और बहस सही दिशा में चले। ये कब हुआ? ये हुआ 2 मार्च 1977 को। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। केस फाइल हुआ, जवाब आया, इश्यूज फ्रेम हो गए। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर लग रहा था। लेकिन फिर 23 मई 1977 को वादी ने, मकान मालिक ने, एक अर्जी दी। अच्छा। ये अर्जी थी सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब CPC के ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत। हाँ, ऑर्डर 6 रूल 17, ये तो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की बात करता है। बिल्कुल, CPC तो वही कानून है जो सारे सिविल केस का प्रोसीजर बताता है, कैसे केस चलेगा, कैसे जवाब आएगा, सबूत वगैरह। जी हाँ, और ये ऑर्डर 6 रूल 17 पार्टियों को इजाजत देता है कि वो कोर्ट की परमिशन से अपने दावे में या अपने जवाब में कुछ बदलाव या सुधार कर सके, अगर जरूरी लगे तो। हाँ, अगर वो न्याय के लिए जरूरी समझा जाए। इस केस में वादी अपने ओरिजिनल दावे के पैरा 8 में कुछ जोड़ना चाहता था। पैरा 8 ये किस बारे में था? ये किराए में चूक मतलब डिफॉल्ट से संबंधित था। अच्छा। और वो क्या जोड़ना चाहते थे इसमें? उन्होंने जो हिंदी में जोड़ा, हाँ, उसका मतलब ये था कि किराएदार ने संवत 2034 की माघवदी एकम से मतलब लगभग जनवरी 1978 के आसपास से जो किराया बनता था, हाँ, वो न तो वादी को दिया और ना वादी के पिता को, और इस तरह वो 6 महीने से ज्यादा समय से किराया देने में चूक कर रहा था, मतलब डिफॉल्टर था। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने पहले के दावे को और पक्का करने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि देखो चूक तो अभी तक चल रही है। हाँ, शायद यही मकसद रहा होगा कि डिफॉल्ट कंटिन्यू कर रहा है, तो किराएदार ने, प्रतिवादी ने इसका विरोध किया होगा। हाँ बिल्कुल, प्रतिवादी ने विरोध किया। शायद उन्हें लगा कि इससे वादी का केस और मजबूत हो जाएगा। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और 7 सितंबर 1977 को एक ऑर्डर पास किया। क्या ऑर्डर था? उन्होंने वादी को अमेंडमेंट की मतलब संशोधन की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त लगा दी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि वादी प्रतिवादी को हर्जाने के तौर पर 95 रुपए देगा। 95 रुपए? ये हर्जाना क्यों? कॉस्ट्स?
हाँ, कॉस्ट्स कह सकते हैं। ये इसलिए कि भाई संशोधन की वजह से प्रतिवादी को जो थोड़ी दिक्कत हुई या शायद नया जवाब तैयार करने में जो मेहनत लगेगी उसकी भरपाई हो जाए। अच्छा। कोर्ट के ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट था वो कुछ इस तरह था पुरानी कानूनी भाषा में। अतः आदेश है कि वादी का प्रार्थना का 95 हजे पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना का संशोधन की अनुमति दी जाती है। हुक्म सुनाया, मतलब 95 रुपए दो और बदलाव कर लो। हाँ, सीधा हिसाब। ठीक है, तो वादी ने 95 रुपए दिए होंगे और 21 सितंबर 1977 को अपना संशोधित दावा मतलब अमेंडेड प्लेंट फाइल कर दिया। जी, और उसकी एक कॉपी प्रतिवादी के वकील को भी दे दी गई। और कोर्ट ने प्रतिवादी को इस बदले हुए दावे का जवाब देने के लिए टाइम दिया होगा। हाँ, 17 अक्टूबर 1977 तक का टाइम दिया था। यहाँ तक सब ठीक लग रहा है, प्रोसेस फॉलो हो रहा है। हाँ, लेकिन असली कानूनी पेंच यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, कैसे? 17 अक्टूबर के बजाय 1 नवंबर 1977 को प्रतिवादी ने अपना जवाब फाइल किया। थोड़ी देर से किया, पर किया। हाँ, किया। लेकिन ये सिर्फ वादी के संशोधन का जवाब नहीं था। उन्होंने इसे कहा अतिरिक्त लिखित बयान, मतलब एडिशनल रिटन स्टेटमेंट। एडिशनल मतलब इसमें उन्होंने कुछ और नई बातें भी कह दी जो शायद पहले नहीं कही थी। नई बातें? कैसी नई बातें? जो वादी के बदलाव से जुड़ी नहीं थी? बिल्कुल, यही वादी का ऑब्जेक्शन था। वादी ने फौरन 1 दिसंबर 1977 को आपत्ति उठाई। क्या कहा वादी ने? वादी ने कहा कि भाई ये जो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट है, खासकर इसके पैरा 2 और 3 में, इसमें ऐसी नई दलीलें हैं जिनका हमारे किए गए संशोधन से कोई लेना देना ही नहीं है। वादी का तर्क था कि इस स्टेज पर जब इश्यूज पहले ही फ्रेम हो चुके हैं, आप इस तरह की बिल्कुल नई असंबंधित दलीलें कैसे ला सकते हो? ओहो, तो वादी का कहना था कि ये तो संशोधन की आड़ में अपना पूरा डिफेंस ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने वादी की इस आपत्ति पर सुनवाई की और 20 जनवरी 1978 को एक ऑर्डर पास किया। किसके हक में? इस ऑर्डर में कोर्ट ने वादी की आपत्ति को सही माना। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने जो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के पैरा 2 और 3 में नई दलीलें उठाई हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संशोधन के दायरे से बाहर है। मतलब वो दलीलें रिकॉर्ड से हट गई एक तरह से? हाँ, कोर्ट ने उन्हें कंसिडर करने से मना कर दिया। ओके। और इसी आदेश से नाराज होकर प्रतिवादी पहुंच गया राजस्थान हाई कोर्ट। रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी। तो मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या था? बड़ा पेच क्या था? हाई कोर्ट के सामने बड़ा सवाल यही था जो हमने शुरू में उठाया था कि जब वादी अपने दावे में संशोधन करता है, क्या प्रतिवादी को अपने बचाव में पूरी तरह से नए तर्क, बिल्कुल नए मुद्दे जोड़ने का एक तरह से अनलिमिटेड अधिकार मिल जाता है? यह उसका जवाब सिर्फ उसी हिस्से तक लिमिटेड होना चाहिए जिसमें वादी ने बदलाव किया है? बिल्कुल, यही कोर इशू था। तो प्रतिवादी के वकील थे श्री एल चोपड़ा। उन्होंने क्या दलीलें दी हाईकोर्ट में? श्री चोपड़ा का मेन पॉइंट ये था कि जो 7 सितंबर 1977 का ऑर्डर था, जिसने वादी को संशोधन की परमिशन दी थी, उस ऑर्डर ने प्रतिवादी के संशोधित दावे पर जवाब दाखिल करने के अधिकार को किसी भी तरह से लिमिट नहीं किया था, कोई रोक नहीं लगाई थी। मतलब उनका कहना था कि ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि आप सिर्फ इसी बदलाव का जवाब देंगे। हाँ, उनका कहना था कि एक बार बदलाव हुआ तो हमें पूरा जवाब देने का हक मिलना चाहिए, चाहे वो बात सीधे उस बदलाव से जुड़ी हो या ना हो। उन्होंने सीपीसी के प्रावधानों का हवाला दिया, खासकर ऑर्डर 8 रूल 9 जो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट की बात करता है। और क्या उन्होंने किसी पुराने केस का भी जिक्र किया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पंजाब हाई कोर्ट का एक फेमस फैसला है गिरधारी लाल बनाम कृष्णदत्त, उसका हवाला दिया। अच्छा। और एक और केस था न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम श्रीमती राज रानी। इन केसेस में ये कहा गया था कि आमतौर पर जब वादी संशोधन करता है तो प्रतिवादी को नया रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का अधिकार होता है। तो उनकी दलील थी कि ट्रायल कोर्ट ने हमारे एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के पैरा 2 और 3 को नजरअंदाज करके गलती की है। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा ये प्रक्रियात्मक गलती है, प्रोसीजरल एरर है। दूसरी तरफ वादी के वकील थे श्री जे.आर. सिंघवी। उन्होंने इसका विरोध कैसे किया? श्री सिंघल ने जोरदार विरोध किया। उनका तर्क था कि भाई संशोधन की आड़ में बिल्कुल नए असंबंधित मुद्दे उठाने का कोई खुला लाइसेंस नहीं मिल सकता प्रतिवादी को। हाँ, वरना तो केस कभी खत्म ही नहीं होगा। वही उनका कहना था कि ओरिजिनल रिटन स्टेटमेंट तो पहले ही रिकॉर्ड पर है, आप सिर्फ उसी हिस्से का जवाब दो जिसमें वादी ने बदलाव किया है। लेकिन इसमें खतरा ये भी तो है कि मुकदमा कहां से कहां पहुंच जाए।
क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी किसी भी स्टेज पर पूरी तरह नया डिफेंस ला सकते हैं? बिल्कुल, यही श्री सिंघवी की मुख्य चिंता थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर आप पूरी तरह से नए और शायद पहले के बचाव से बिल्कुल अलग, मतलब इनकंसिस्टेंट तर्क लाएंगे तो इससे न केवल वादी के साथ अन्याय होगा बल्कि मुकदमा बेवजह लंबा खिंचेगा और कंफ्यूजन पैदा होगा। बात तो सही है। उन्होंने सीपीसी के दूसरे नियमों का भी हवाला दिया, जैसे ऑर्डर 6, रूल 7। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी पार्टी अपनी पिछली प्लीडिंग से हटकर कोई बिल्कुल नई जमीनी हकीकत नहीं उठाएगी। इसे डिपार्चर कहते हैं। अच्छा। मतलब आप अपना स्टैंड एकदम से नहीं बदल सकते। उन्होंने ऑर्डर 8 रूल 9 की अलग व्याख्या की कि एडिशनल स्टेटमेंट सिर्फ कोर्ट की खास इजाजत से ही आ सकता है, ऐसे नहीं। और उन्होंने भी कुछ केस लॉ बताए होंगे। हाँ, उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का ही एक पुराना फैसला पन्ना लाल बनाम मानक लाल और हिमाचल प्रदेश का दित्तू राम बनाम अमरचंद केस का हवाला दिया। इन केसेस में क्या कहा गया था? इनमें यही कहा गया था कि संशोधन का मतलब ये नहीं कि प्रतिवादी को पूरी तरह से नया बचाव गढ़ने का मौका मिल गया। जवाब मुख्य रूप से संशोधन से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। तो ये तो दो बिल्कुल विपरीत विचार हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि जवाब देने का पूरा हक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हक लिमिटेड है। हाँ बिल्कुल, एक तरफ संशोधन के बाद जवाब देने का अधिकार, दूसरी तरफ इस अधिकार के गलत इस्तेमाल को रोकने और मुकदमे को पटरी पर रखने की जरूरत। बड़ा ही पेचीदा संतुलन है ये। तो जस्टिस लोढ़ा ने ये संतुलन को कैसे साधा? उन्होंने क्या रास्ता निकाला? हाँ, यही काम था जस्टिस लोढ़ा का। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों और जो केस लॉ पेश किए गए थे उनको ध्यान से परखा। उन्होंने सबसे पहले ये माना कि जो 7 सितंबर का ओरिजिनल ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, जिसने संशोधन की इजाजत दी थी, वो इस बारे में चुप था कि प्रतिवादी किस हद तक जवाब दे सकता है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं लिखी थी। अच्छा, ये पॉइंट तो प्रतिवादी के फेवर में गया। हाँ, कह सकते हैं। ये मुद्दा तो बाद में उठा जब प्रतिवादी ने अपना वो एडिशनल बयान फाइल किया और वादी ने ऑब्जेक्शन किया। ठीक। तो जस्टिस लोढ़ा के सामने मेन सवाल यही था, क्या सीपीसी का ऑर्डर 6 रूल 7 प्रतिवादी को संशोधन के बाद एक ऐसा नया रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से रोकता है जिसमें पहले के बयान से अलग या इनकंसिस्टेंट बातें हों? उन्होंने अलग अलग हाईकोर्ट के जो पिछले फैसले थे उन पर गौर किया। हाँ, वो पंजाब वाला गिरधारी लाल और राजस्थान हिमाचल वाले पन्ना लाल दित्तू राम, इनके अलग अलग विचार थे। सही कहा। पंजाब हाईकोर्ट का नजरिया गिरधारी लाल में थोड़ा कह सकते हैं लिबरल था। मतलब उनका मानना था कि आमतौर पर प्रतिवादी को नया रिटन स्टेटमेंट फाइल करने का मौका मिलना चाहिए, हालांकि आइडियली नए तर्क संशोधन से ही जुड़े होने चाहिए। लेकिन अगर जरूरत हो और अन्याय से बचना हो तो कोर्ट दूसरे तर्कों की भी इजाजत दे सकती है। अच्छा, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी उन्होंने। हाँ, दूसरी तरफ पन्नालाल और दित्तू राम में नजरिया ज्यादा सख्त था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई संशोधन का मतलब ये नहीं कि आप पूरी कहानी ही बदल दें। जवाब मुख्य रूप से संशोधन से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इतने अलग अलग विचारों के बीच जस्टिस लोढ़ा ने अपना क्या मत बनाया? उनके हिसाब से सही तरीका क्या था ये तय करने का? जस्टिस लोढ़ा की राय में जो निर्णायक बात थी वो ये देखनी थी कि संशोधन की इजाजत देने वाले मूल आदेश की प्रकृति क्या थी, उसका इंटेंशन क्या था। अच्छा, कोर्ट का इरादा क्या था? हाँ, क्या ट्रायल कोर्ट का इरादा था कि अब पूरी बहस नए सिरे से शुरू हो, या सिर्फ वादी ने जो छोटा सा बदलाव किया है बस उसका जवाब देने की अनुमति दी जाए? और ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा कि ये हर केस के अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करेगा, कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। तो इस खास केस में, रामचंद्र वाले केस में, उनका क्या मानना था? इस केस में जस्टिस लोढ़ा ने पाया कि संशोधन बहुत ही स्पेसिफिक था। वो सिर्फ वादी के दाले के पैरा 8 से संबंधित था, एक छोटी सी बात जोड़ी गई थी। तो ऐसा नहीं लगता था कि ट्रायल कोर्ट का इरादा पूरी बहस को फिर से खोलने का था। अच्छा, इसलिए प्रतिवादी को इस छोटे से संशोधन की आड़ में पूरी तरह से नए और असंबंधित बचाव पेश करने की खुली छूट देना ठीक नहीं होगा। तो उनका झुकाव किस तरफ था? उनका झुकाव इस तरफ था कि प्रतिवादी का अधिकार आमतौर पर संशोधित हिस्से का जवाब देने तक ही सीमित होना चाहिए। हाँ, अगर संशोधन की इजाजत देने वाला आदेश साफ तौर पर कहे कि आप व्यापक जवाब दे सकते हैं तो अलग बात है। बिल्कुल, उन्होंने फेयर ट्रायल के सिद्धांत पर भी जोर दिया।
निष्पक्ष सुनवाई। इसका क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों को साफ पता होना चाहिए कि उन्हें किस मामले का सामना करना है, केस क्या है। हाँ, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मुकदमे में बहुत देर से अचानक बिल्कुल नए बचाव पेश किए जाएं, तो ये दूसरी पार्टी के लिए अनुचित हो सकता है और मुकदमे में बेवजह देरी होगी। सही बात है। सीपीसी की जो पूरी योजना है उसका मकसद यही है कि विवाद के मुद्दे जल्दी तय हों और पार्टियां अपने शुरुआती स्टैंड से आसानी से ना भटकें। तो इन सब तर्कों और विश्लेषण के बाद हाई कोर्ट का अंतिम फैसला कह रहा, क्या प्रतिवादी का हो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर रखा गया या कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया? यहीं पर फैसला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस लोढ़ा ने निष्कर्ष निकाला कि कानून के जो मौजूदा प्रावधान हैं, उनके तहत प्रतिवादी को संशोधित प्लेंट के जवाब में एक नया रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करने से पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। अच्छा। खासकर तब जब ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनुमति देते समय स्पष्ट रूप से इसकी कोई सीमा तय नहीं की थी। ओह, तो मतलब ट्रायल कोर्ट का वो 20 जनवरी वाला आदेश गलत था? हाँ, हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का वो 20 जनवरी 1978 का आदेश, जिसने एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के पैरा 2 और 3 को नजरअंदाज करने का निर्देश दिया था, वो प्रक्रियात्मक रूप से सही नहीं था। तो मतलब प्रतिवादी की रिवीजन पिटीशन मान ली गई, वो जीत गया, उसे नए तर्क लाने की इजाजत मिल गई। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है, ध्यान से सुनिए। हाँ। हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ, वो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस बयान के पैरा 2 और 3 में जो नई दलीलें दी गई थी, वो अपने आप सही या स्वीकार्य मान ली गई हैं। अच्छा, तो फिर रिकॉर्ड पे रखने का क्या मतलब हुआ अगर मानना ही नहीं है तो? मतलब ये कि वो दस्तावेज अब मुकदमे के रिकॉर्ड का हिस्सा है, फॉर्मली ऑन रिकॉर्ड। ट्रायल कोर्ट को उस पर विचार करना होगा, उसे पढ़ना होगा। लेकिन जब ट्रायल कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा, फाइनल जजमेंट देगा, तब वो सबूतों के आधार पर इन नई दलीलों की मेरिट, मतलब उनके गुणदोष, अच्छा, कि उनमें कितना दम है। हाँ, कितना दम है, और उनकी स्थिरता, मतलब कंसिस्टेंसी, कि क्या वे प्रतिवादी के पहले के बचाव से मेल खाती है या बिल्कुल उल्टी है, इन सब बातों का आकलन कर सकता है और करेगा। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने सिर्फ प्रोसीजरल गलती सुधारी, लेकिन फाइनल फैसला अभी भी ट्रायल कोर्ट के हाथ में है कि उन नए तर्कों को मानना है या नहीं। बिल्कुल सही। ये प्रतिवादी को नए तर्क गढ़ने का कोई खुला निमंत्रण नहीं था। हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्रायल कोर्ट के 20 जनवरी 1978 के आदेश को मॉडिफाई कर दिया, उसे बदल दिया। और खर्चे का क्या हुआ? कहा कि दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा खुद उठाएंगे, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। समझ गया। तो ये पूरा मामला इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि अदालतें कैसे, मतलब प्रक्रियात्मक नियमों और असली न्याय के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो यह है कि भाई पार्टियों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, है ना, भले ही बीच में कुछ बदलाव हुए हों। जी। दूसरी तरफ इस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी रोकना है, ताकि मुकदमे बेवजह लंबे न खिंचें और किसी पार्टी को अचानक नए तर्कों से सरप्राइज न मिले। सही कहा। संशोधन का अधिकार बचाव को पूरी तरह से फिर से लिखने का लाइसेंस नहीं है। हाँ, ये लाइन अच्छी है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जो प्रक्रियात्मक अधिकार हैं, जैसे जवाब दाखिल करने का अधिकार, और जो वास्तविक निष्पक्षता है, सब्सटेंटिव फेयरनेस, उसके बीच हमेशा एक टेंशन, एक खिंचाव बना रहता है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया को सही करते हुए दस्तावेज को रिकॉर्ड पे रखने दिया, लेकिन ट्रायल जज के लिए ये रास्ता खुला छोड़ा कि वो उस दस्तावेज की सामग्री की, खासकर उसमें मौजूद जो विसंगतियां हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं, उनकी गहराई से जांच करे। ये कानूनी रणनीति के लिहाज से भी एक अहम सवाल उठाता है। क्या? कि क्या कभी-कभी ये बेहतर होता है कि आप अपने मूल कंसिस्टेंट बचाव पे टिके रहें, बजाय इसके कि संशोधन के बाद नए और शायद कमजोर या विरोधाभासी तर्क जोड़ने की कोशिश करें। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, कहीं नए के चक्कर में पुराना केस भी ना बिगड़ जाए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल और सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये मामला उस सिचुएशन से जुड़ा था जब वादी ने संशोधन तब किया जब प्रतिवादी अपना पहला रिटन स्टेटमेंट फाइल कर चुका था। हाँ, जवाब आ चुका था। अब सोचिए, अगर वादी अपने दावे में संशोधन प्रतिवादी के पहला जवाब दाखिल करने से पहले ही कर देता। अच्छा, मतलब जवाब आने से पहले ही प्लेंट अमेंड हो जाता। हाँ, तो क्या सिद्धांत कुछ अलग होते? क्या तब प्रतिवादी को अपनी पहली प्रतिक्रिया में, अपने पहले जवाब में पूरी तरह से नए सिरे से जवाब देने की ज्यादा आजादी होती? शायद हाँ, क्योंकि तब तक रिकॉर्ड पर कोई पिछला बचाव होता ही नहीं जिससे तुलना की जा सके। शायद,
ये सोचने वाली बात है कि कानूनी लड़ाइयों में सही समय पर सही कदम उठाने का मतलब स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का कितना महत्व है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प मामला था ये। प्रक्रिया की बारीकियां और न्याय के सिद्धांत दोनों का अच्छा मेल। जी हाँ,